नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज बात कर रहे हैं अपन कक्षा एकादशी की। तो 11th क्लास मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 3 चैप्टर में अपन ने कबीर, मीरा और रामनरेश त्रिपाठी 3 कवि पढ़े और तीनों की कविताएं पढ़ी है। तो सर्वप्रथम अपना ये रहता है कि अपन पहले तीनों कवि के परिचय याद कर लें, क्योंकि बार बार मैं आपको दोहरान करवाती रहती हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ ही अपना परिचय भी याद हो जाना चाहिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की, जो अपने चौथे कवि है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। ये सबको आपको ज्ञात है। ये तो है नहीं कि आज एकादशी में अपने लिए कोई नए कवि आए हैं। तो इनकी रचनाओं में और इन्होंने हिंदी कविताओं में सर्वप्रथम प्रकृति का सुंदर चित्रणों में अभिव्यक्त इनके द्वारा ही किया गया है। तो सर्वप्रथम अपन सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय में देखिए, इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। सुनने में यही आया कि इनका मूल नाम गोसाई दत्त ही था, लेकिन ये नाम इनको पसंद नहीं आया। तो समय के साथ इन्होंने अपने नाम का परिवर्तन किया और परिवर्तन करके इनका नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत। अपन सभी इसी नाम से इनको जानते हैं। लेकिन जब परिचय की बात आती है, जब विस्तार पूर्वक परिचय देते हैं, तो इनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए कि इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था वो देखिए। इनका गांव था कोसानी, जिला अल्मोड़ा और उत्तरांचल राज्य। बात आई ध्यान में, कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ, जिला अल्मोड़ा और उत्तरांचल में। फिर इनकी शिक्षा की भी बात आती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो कोसानी ग्राम में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये इलाहाबाद चले गए। बनारस में इन्होंने क्या अपनी शिक्षा की, लेकिन युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते वो क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन इसके बाद में वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। फिर मैं आपको बताती हूँ इनके माता पिता का नाम देखिए। इनके पिता का नाम है गंगा दत्त पंत और माता का नाम है सरस्वती देवी। बात आई सबके ध्यान में। इनका जन्म स्थान ध्यान में आया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको बताई। फिर देखिए इनकी भाषा की बात आती है। ये हिंदी भाषा, इन्होंने अपनी भाषा हिंदी भाषा में रचनाएं की, लेकिन ये भाषा के प्रति बड़े ही सचेत थे। इन्होंने प्रकृति का अपनी रचनाओं में जिस भाषा में भी वर्णन किया, जिस भाषा में अभिव्यक्त किया, उसको इन्होंने अपनी विशेषता के आधार पर चित्र भाषा का रूप दिया, चित्र भाषा का नाम दिया या बिंबात्मक छवि का नाम दिया। फिर इनकी रचनाओं की बात आती है तो या एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि भाषा के लेकर बात आई थी कि ब्रज और खड़ी बोली में विवाद चल रहा था, भाषा की श्रेष्ठता की बात चल रही थी। तो उस समय सुमित्रानंदन पंत ने अपना मत खड़ी बोली के लिए दिया था। इनकी रचनाएं देखिए, यहाँ अपन ने एक ही लिख रखी है, वीणा। इनकी प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ और 2 से 3 बार आपको यहाँ दोहरान करवाऊंगी ताकि अभी अच्छे से याद हो जाए और उसके बाद अपन पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उनको याद करेंगे। इनकी देखो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, कला, बूढ़ा चांद और लोकायतन। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास, नाटक, आत्मकथा में भी अपने ये रचनाएं दी, उल्लेख मिलता है इनका। और इसके साथ साथ इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का भी संपादन किया था और उस पत्रिका का विषय यही था कि ये साहित्य के ऊपर विस्तार पूर्वक क्या है, विचार विमर्श किया जाता था। बात आई ध्यान में। इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बताई है कि ये तो अपन को याद रखनी है जब परिचय की बात देते हैं। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद और लोकायतन। फिर इनके उपन्यास, नाटक, आत्मकथा
इनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का भी संपादन किया और इनकी रचनाओं के ऊपर इनको क्या है, सम्मानित भी किया गया है। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा, पद्म भूषण द्वारा, साहित्य अकादमी और सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। बात आएगी ना ध्यान में? जब परिचय विस्तार पूर्वक की बात आती है तो अपन को सब बातें ध्यान में होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि इनको 4 पुरस्कार मिले। कौन कौन से देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, ये सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी। बात आई। फिर रचना याद करते हुए इनके सम्मान की बात की है और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। ठीक है, परिचय अपन ने अभी यहाँ पढ़ा है, बचा हुआ विस्तार पूर्वक अपन अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक चीज और बता देती हूँ आपको कि ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सर्वप्रथम वर्णन किया और बड़ा ही सुंदर, प्रकृति का जो वेश परिवर्तित होता है, जो उसका स्वरूप बदल रहा था, उससे ये प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी रचनाएं अभिव्यक्त की, वर्णित की। फिर देखिए, आज की कविता की बात करते हैं तो कविता का नाम है वे आंखें। तो प्रगतिवाद की बात हो रही है। इस समय इन्होंने भारतीय किसान के बारे में अपन को बताया है कि भारतीय किसान की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वो शोषण से पीड़ित है, गरीबी से पीड़ित है, उसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं और ना वो ठीक प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है और समाज से वो क्या है, भयभीत भी है। उसकी इस दशा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके मन के अंदर कितना दर्द और कष्ट छुपा हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो पहले का किसान था जो क्या है, स्वतंत्र था, उसके पास स्वयं के खेत थे और वो क्या है, बड़े ही अभिमान पूर्वक अपना कार्य करता था। लेकिन आज का जो समय है, इसमें संसार ने जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित किसान हैं, उनको क्या है, बीच में ही छोड़ दिया है, समस्याओं के बीच छोड़कर किनारा कर लिया है। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं इसकी। तो सर्वप्रथम अपन शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद में व्याख्या करेंगे। यहाँ कोई ज्यादा शब्दार्थ नहीं है क्योंकि इनकी लैंग्वेज कठिन नहीं है। तो अंधकार, अंधेरा सबके ध्यान में रहेगा। ठीक है, ठीक है। कि गुहा, सरीखी, गुहा मतलब गुफा, ठीक है, सरीखी मतलब सम्मान। क्या कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? चलो पहले शब्दार्थी करवा देती हूँ। उन आंखों से डरता है मन, मतलब मेरे मन की बात हो रही है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मतलब निर्दयता, कठोर या कष्ट की बात हो रही है यहाँ ना, कष्ट या कठोर, कठिन परिस्थितियां जो है उनकी बात हो रही है। दैन्य मतलब दीनता, दुख का नीरव रोदन, शब्द रहित। नीरव का क्या है, शब्द रहित। रोदन का रोना। फिर देखो, वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, ठीक है। अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार मतलब समस्याओं के बीच में। समस्याओं के बीच में ही। फिर देखो, संसार कगार सदृश व खिसका, कगार मतलब किनारा, सदृश सम्मान, खिसका मतलब छोड़ देना, चला जाना, आगे बढ़ गया है। बात आई ध्यान में? अब पंत जी क्या कह रहे हैं कि भारतीय किसान के बारे में बताते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, कि भारतीय किसान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसकी दयनीय स्थिति, उसकी पीड़ित अवस्था के बारे में बता रहा है कि उसकी धसी हुई आंखें एक अंधेरी गुफा के समान मुझे क्या है, लग रही है। बात आई ध्यान में? अंधकार की गुहा सरीखी कि जो भूख के कारण, दुख के कारण, पीड़ा के कारण जो किसान दर्द भोग रहा है, उसकी जो दयनीय स्थिति है, तो उसकी आंखें क्या है, धस गई है। और वो धसी हुई आंखें, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ये अंधकार से भरी हुई कोई गुफा है। उन आंखों से डरता है मन, कि उनकी आंखों में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि उनकी आंखों में डर भरा हुआ है और मुझे देखकर भी उसमें दया आ रही है और डर लग रहा है कि किसान की ऐसी अवस्था है, वो मरने के कगार पे है, उसके पेट भरने के लिए भी उसके पास अनाज नहीं है। भरा दूर तक उनमें दारुण कष्ट कि उनकी स्थिति में, उनके जीवन में दूर दूर तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, दारुण मतलब कष्ट भरा हुआ है। अर्थात अब तक उन्होंने आज तक क्या है, ऐसा लग रहा है कि शोषण और पीड़ा ही उन्होंने क्या है, सहन किया है, झेला है। दैन्य दुख का नीरव रोदन कि उनको दीनता के, उनके दुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पास शब्द रहित, नीरव मतलब रोदन रोना, कि उनके मुख से उनके मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके मन में क्या है, रोना चल रहा है अपने दुख का, उनकी दीनता पे क्या है, उन्हें रोना आ रहा है। ऐसी उनकी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि वो शोषित है, पीड़ित है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ना वो ठीक से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। और ऐसी स्थिति भी है कि अगर घर में कोई बीमार भी हो गया है तो उनके उपचार के लिए भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो किसान की इस शोषित पीड़ित अवस्था के बारे में बताता है कि किसान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी आंखें क्या है, अंधेरी गुफा में जाकर धंस गई है। ऐसा उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अंधेरी गुफा है, क्योंकि आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं। उन आंखों से डरता है मन कि उनको देखकर ऐसे डर लगता है, जी उठता है। भरा दूर तक उनमें दारुण कष्ट कि उसकी आंखों में, उसके मन में चारों तरफ क्या है, दर्द ही दर्द, कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन कि उनकी दीनता के बारे में वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं वहां शांत हो गया उनकी ऐसी स्थिति देखकर। वह स्वाधीन किसान रहा कि इस किसान से तो अच्छा क्या है, पूर्व का किसान अच्छा था। वो क्या था, स्वतंत्र था, उसके पास स्वयं के क्या है, खेत थे। अभिमान भरा आंखों में इसका, स्वयं के खेत थे, तो वो अभिमान पूर्वक खेती करके, अनाज उत्पन्न करके अपना भरण पोषण करता था। और उसकी आंखों में क्या है, एक स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का ये चमक दिखती थी। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज का जो संसार है वो अपने किसान को समस्याओं के बीच में ही छोड़कर, देखिए संसार कगार सदृश भय किसका, कि जिस प्रकार किनारा छोड़कर समुद्र आगे बढ़ जाता है, जल उसका आगे बढ़ जाता है, उसी भांति ये समुद्र रूपी जो समाज है वो किसान को किनारा छोड़ के, किनारे छोड़ के आगे क्या है, बढ़ गया है। अर्थात उसके दुखों की तरफ, उसके कष्ट के तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा आज का भारतीय किसान है, जिसके बारे में, उसके दुख के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में अपन ने पढ़ा है। और अपन को बताया किसने, सुमित्रानंदन पंत ने। तो बात आई आपके ध्यान में, सर्वप्रथम अपन परिचय पढ़ेंगे। बात कर रहे थे अपना, ये दोनों पदों का अर्थ अपन के ध्यान में आया, लेकिन इसके साथ साथ ही अपन किस बात का ध्यान रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत के परिचय का, जिसको अपन को विस्तार पूर्वक याद करना है। ये फिर देखिए, सुमित्रानंदन पंत इनका नाम है और इनका मूल नाम क्या है, गोसाई दत्त, और ये प्रकृति के सुकुमार कवि है। ध्यान आया सबके, प्रकृति के सुकुमार कवि है और छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। यहाँ 20 मई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और विस्तार पूर्वक इसको बढ़ाने के लिए बता देती हूँ। फिर देखिए, इनका जन्म स्थान कोसानी ग्राम, जो कि जिला अल्मोड़ा में और उत्तरांचल में है, ठीक है। और कोसानी ग्राम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई थी और इसके बाद ये इलाहाबाद गए। वहाँ उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, लेकिन युवावस्था तक आते आते ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और इन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया, अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। लेकिन इसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। फिर देखिए, इनके माता पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी है और भाषा इनकी हिंदी है। तो भाषा के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताती हूँ कि ये भाषा के प्रति बड़े ही सचेत थे। तो इन्होंने अपनी प्रकृति भाषा में रचना की है, उसको उन्होंने चित्र भाषा का रूप दिया। बात आई ध्यान में। और इसके साथ साथ एक बार जब विवाद चल रहा था कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली में ज़्यादा दोनों की तुलना की जा रही थी, तो इन्होंने अपना मत खड़ी बोली के प्रति रखा। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी रचनाओं के बारे में, कि यहाँ तो आपको बोर्ड पे एक ही रचना दिखाई दे रही है, लेकिन मैं फिर 2 बार मैंने बता दी है, फिर दोहरान करवा देती हूँ कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव,
गुंजन, युगवाणी और चिदम्बरा, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद और लोकायतन। और इसके साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास, आत्मकथा में भी इनका उल्लेख किया है, मिलता है। फिर इसके साथ में आप एक बात और बता देती हूँ कि इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। और इनको अपने साहित्य रचनाओं पे सम्मानित किया गया। तो जो पुरस्कार मिले वो देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए, पद्म भूषण, ये साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इनसे इनको सम्मानित भी किया गया। ठीक है। और 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हुआ, देहांत हो गया। तो इतनी चीज अपन को ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ इनके बारे में और भी विस्तार पूर्वक जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, भाषा के प्रति सचेत है और छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और ये प्रभावित महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए थे। और प्रकृति का जो पल पल परिवर्तित वेश है उससे भी ये प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। बात आई ध्यान में। और आज अपन ने जो कविता पढ़ी वो क्या थी? वे आंखें, जिसका मैंने आपको अर्थ करवाया है। एक बार इसका सार बता देती हूँ कि एक किसान की दयनीय स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि उसकी भूख के कारण, कष्ट के कारण ऐसी स्थिति है, उसकी आंखें क्या है, गड्ढों में जाके धंस गई है। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अंधेरी गुफा है। और उसको देखकर मेरे मन में भी क्या है, मुझे डर लगने लग गया है कि उसके अंदर कितना दर्द भरा है, कितना कष्ट भरा हुआ है। और उसकी दीनता के बारे में कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द भी नहीं है। मुझे रोना आ रहा है उसकी स्थिति देखकर। और मैं उस स्वतंत्र किसान को याद कर रहा हूँ जो पूर्व के समय में था, प्राचीन काल का था, कि वो बड़ा ही स्वतंत्र था। उसके पास अपने खेत थे और वो अनाज उत्पन्न करके, मेहनत करके स्वयं का और अपने परिवार का भरण पोषण करता था और अभिमान पूर्वक क्या है, सबसे आंख मिलाया करता था। लेकिन जो आज का समाज जो है उसने किसान को समस्याओं के बीच में ही छोड़ दिया है, ऐसा अपन ने पढ़ा। तो अपन परिचय याद करेंगे, शब्दार्थ के साथ कहानी का अर्थ करेंगे। धन्यवाद।